है पीसीआर, लिख रहे हैं पीसीआर। यस, पीसीआर। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये पीसीआर है क्या। तो पीसीआर को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, तो किससे बनी हुई है? सेल से। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म। ये हम सभी को बताया। लेकिन हम ये देखें कि सेल, भाई लगातार सेल की एक लाइफ है। वो सेल खत्म हो रही है, नई सेल आ रही है। हर जगह पर जब बॉडी ग्रोथ करती है तो सेल डिवाइड करती है, दैट मीन्स सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है, एक सेल से दो सेल बनेंगी, तो दैट मीन्स उस सेल के अंदर पहले मटेरियल जो कुछ भी है वो डबल होगा, और डबल होने के बाद वो सेपरेट होगी, तो जो जो मटेरियल था वो कांस्टेंट रहेगा सेल्स के अंदर। अब उसमें हम देखते हैं कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। वही जेनेटिक मटेरियल सेम उसी अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दोनों सेल्स में पहुंच जाए, जो एक सेल डिवाइड होने के बाद जो दो सेल्स बनेगी उनमें वो सेम मटेरियल पहुंच जाए और इक्वल अमाउंट में पहुंचे। उसके लिए क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाए, दैट मीन्स डुप्लीकेट हो जाए। दैट मीन्स एक वर्ड यूज होता है साइंस लैंग्वेज में, बायो में, जिसे हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। यस, व्हाट्स आई एम सेइंग, रेप्लीकेशन, या फिर इसी को हम कहें डुप्लीकेशन। जब जब जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, जो किसी एक सेल में जेनेटिक मटेरियल है, वही जेनेटिक मटेरियल अपने ही जैसा एक और जेनेटिक मटेरियल बना ले, उसी को हम बोलते हैं क्या? रेप्लीकेशन। यस, तो अगर ये प्रोसीजर सेल में होता है, अगर ये प्रोसीजर किसी लिविंग सेल में होता है, तो हम उसे इन विवो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विवो। और हम उसे एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब हम रेप्लिकेशन कर किसका रहे थे? तो हम रेप्लिकेशन कर रहे थे डीएनए का। यस, ऑब्वियसली किसका कर रहे थे? डीएनए का। क्या कर रहे थे? रेप्लिकेशन, जिससे कि क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपी बनती है। डुप्लीकेट कॉपी बनती है। सपोज दैट ये एक सेल थी, तो ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये उसकी जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जब सेल डिवाइड करेगी, दैट मीन्स इस सेल के अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये जो कंटेंट होगा वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, जिससे कि जब सेल बनेगी तो उन सेल्स के अंदर कितना कंटेंट हो जाएगा? जो इस पेरेंटल सेल में था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने क्या बोला कि इन विवो कंडीशन में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, वहां पर जो प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है। उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। यस, रेप्लिकेशन कर क्या रहा था? अब हम बात कर रहे थे जो रेप्लिकेशन हो रहा था किसका? डीएनए का। तो हम जहां जरा डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, ये हम सभी जानते हैं, देखा हुआ है स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ इस तरीके का फोर्क, पहले ये अनवाइंडिंग, जैसे कॉइल्ड है, पहले अनकॉइल्ड होता है, फिर अनकॉइल्ड होके यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का पोर्शन बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI का मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ORI एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह पे रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं कुछ, और यहाँ पर बॉन्ड ऐसे लगे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर सामने भी इसी तरीके से आकर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो, एक ही डीएनए था, इस डीएनए से एक डीएनए ये बन गया, और एक डीएनए यहाँ पर भी बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सेल के अंदर होता है, जो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। बट हम बात कर रहे हैं पीसीआर के बारे में। सेम यही डीएनए को रेप्लिकेशन करना। देखो, एक डीएनए से दो डीएनए बने, दो से चार बनेंगे, चार से 8 बनेंगे, और इस तरीके से रेप्लिकेट होता जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है एम्प्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और जब ये सेल के अंदर होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। लेकिन अगर हम इसे आउटर लैब कंडीशन में करें, किस में करें, लैब कंडीशन में, यही प्रोसेस को दोहराएं, कहाँ पर, लैब कंडीशन में, तो हम उसे रेप्लिकेशन ना बोलकर उसे एक टेक्निक बोलते हैं जिसे बोलते हैं पीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यस मैंने क्या बोला, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर किसी लिविंग कंडीशन में हो रहा है तो उसे बोलते हैं इन विवो। अगर किसी नॉन लिविंग कंडीशन या लैब में हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। क्या है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन में डीएनए के रेप्लिकेशन को ही कहा जाता है, बट किसमें, इन विट्रो कंडीशन में, दैट मींस इन लैबोरेटरी। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा जो बेसिक था। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जरूरत कहाँ पड़ती है। सपोज दैट किसी क्राइम सीन पर कुछ फ्लूइड पाया गया, कोई सेल मिली किसी, तो वो सस्पेक्टेड है, उसको लिया गया, उसको एनालाइज किया गया, लेकिन उतना अमाउंट का जो डीएनए है वो डीएनए इनफ नहीं है वो सारी चीज़ों को करने के लिए, तो उसके डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ती हैं, उसके लिए यूज होता है। पेरेंटल डिटेक्शन के लिए भी यूज होता है। किसी भी जगह पर किसी भी इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी के लिए भी यूज होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें तो पीसीआर का सबसे बड़ा जो यूज है वो यूज है बायोटेक्नोलॉजी। यस, बायोटेक्नोलॉजी में। तो एक्चुअली इस टॉपिक को भी हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज कहाँ आता है, तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस में समझिएगा सबसे पहला होता है कि आइसोलेशन करें हम डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम डीएनए को निकालें, तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमें आइसोलेशन करना है डीएनए का, तो अगर हमारे पास प्लांट सेल है, प्लांट सेल से अगर निकाल रहे हैं, या अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल है, हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, अगर हम इस सेल से निकाल रहे हैं, या फिर हम बात करें फंगल सेल है हमारे पास, अगर इनसे निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे प्लांट सेल के ऊपर एक, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, उसके लिए समझिए। इसके ऊपर एक सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। तो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसे बोलते हैं सेल्यूलेज। सेम ऐसे ही बैक्टीरिया की सेल्स के ऊपर एक लेयर होती है जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है लाइसोजाइम, एक एंजाइम जो इसे ब्रेक कर देता है, जो हमारे टीयर्स में भी पाया जाता है, फंगल। इसकी एक जो सेल है उसके ऊपर जो सेल वॉल है वो होती है काइटिन की, किसकी होती है, काइटिन की। और ये जो काइटिन है इसको डिसॉल्व करने के लिए काइटिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। चलिए इनकी सेल वॉल तो हट चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। क्या क्या मौजूद है, प्रोटीन अभी है इनकी सेल्स में, प्रोटीन के साथ आरएनए भी है इनकी सेल्स में। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या, प्रोटीएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज। ये एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, प्रोटीएज एंजाइम। आरएनए को कौन डाइजेस्ट करेगा, आरएनएज एंजाइम। तो बचा कौन सा हमारे पास, बचा क्या, डीएनए। सिर्फ डीएनए को हमने क्या नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया किसी भी एंजाइम से। याद रखिएगा इस प्रोसीजर में हमें एक एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करना है जिसका नाम है डीएनएएसई, डीएनएज एंजाइम। अगर ये डाल दिया तो ये हमारे डीएनए को भी क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये वाला डीएनए हम यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आइसोलेशन हो जाता है डीएनए का। जब आइसोलेशन हो गया डीएनए का,
जब आइसोलेशन हो गया डीएनए का, तो अब ये यहाँ पर कुछ मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सपोज दैट हमने इस जगह पर रखा और इसमें कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा मटेरियल आ चुका है, जिसमें डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। जैसे ही यहाँ पर हम चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। चिल्ड इथेनॉल जो यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपस में कोएगुलेट होके ऊपर की ओर, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस जगह पर क्या आ जाता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। और इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम किसी भी स्पूल से इसे बाहर निकालते हैं। जब हम इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। Spooling, the extraction of the DNA after treated with the chilled ethanol, that solution, उससे बोलते हैं हम स्पूलिंग। स्पूलिंग के बाद हमारे पास क्या आ चुका है? डीएनए आ चुका है। अब उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसे यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करेगा? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर उसे क्या कर देगा? तोड़ देगा। किसको तोड़ देगा? डीएनए को। सपोज दैट ये डीएनए है, ये डीएनए सपोज दैट हमारे लिए ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक GOI है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली जीन हमें चाहिए जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इस जगह पे सपोज दैट ये कुछ सीक्वेंस है, यहाँ से ये क्या कर देगा? इसे ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, काट देगा। इसीलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद फिर यहाँ पर एक और प्रोसेस आता है जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या? क्योंकि काट तो दिया, अब हमने कटिंग तो कर दी, तो उस जगह पे आ जाता है क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, थोड़ी सी बात कर देते हैं इसके बारे में। ठीक, अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो अब जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, आइए बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जहां पर हम सेगमेंट्स को, डिफरेंट साइज सेगमेंट को सेपरेट करते हैं, फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे पास एक ट्रे होती है कुछ इस तरीके से, ये, और इस ट्रे में यहाँ पर कुछ वेल्स होते हैं। वेल्स मींस यहाँ पर एक लिक्विड यूज किया जाता है, एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं अगार जेल। अगार जेल। अभी अगार जेल क्या है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीवीड से मिलता है हमें। सीवीड में भी कौन? रेड एल्गे। रेड एल्गे में भी कौन? ग्रेसिलेरिया। जो मैं बता रहा हूँ इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चन आए। ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इन सभी से हमें क्या मिलता है? अगार मिलता है। और वही अगार का इस्तेमाल हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक इफेक्ट शो करता है जिसे बोलते हैं हम सीविंग इफेक्ट। दैट मीन्स इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छेदों से निकलकर कोई चीज मूव कर सकती है। देखते हैं कौन। तो ये जो हमने स्पूलिंग करके जो अभी निकाला था, वो स्पूलिंग करने के बाद ये जो ये वेल्स हैं, उनमें हम इसे डाल देते हैं। डालने के बाद, अब डाल तो दी हमने, लेकिन अब क्या होगा? तो हमें इसमें इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना होता है। तो इधर प्लस लगाते हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव, जिसे हम एनोड बोलते हैं, यहाँ नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है यहाँ पर, दैट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये हमें पता है कि डीएनए एक्चुअल में कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव।
और इसके नेगेटिव नेचर होने की वजह से ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, वो बहुत तेजी से मूव करके कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पॉजिटिव पोल तक। तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमें, देखना जरा ध्यान से। छोटे छोटे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके, जितने बड़े बड़े साइज होते जाएंगे वो कुछ इस तरीके से आते जाएंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। और सबसे बड़े लास्ट में रह गए, लेकिन अभी भी ये नजर नहीं आएगा क्योंकि हमें यहाँ पर इनको स्ट्रेन करना होगा। इनको स्ट्रेन हम किससे करते हैं, एक है जिसे हम बोलते हैं एथिडियम ब्रोमाइड। क्या है, एथिडियम ब्रोमाइड। और एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करने के बाद भी ये अलग तरीके से अपने आप को क्या नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इस जगह पर हम बात करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड के साथ साथ जब जैसे ही हम इन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं तो यही डीएनए फ्रैगमेंट्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में नजर आते हैं जिनका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। क्या कलर हो जाता है भाई, ब्राइट ऑरेंज कलर नजर आता है इनका। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड देन उसके बाद हमें सपोज ये वाला जो है हमारा जीओआई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने को यहाँ से इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि अकेले इसको तो निकालेंगे नहीं, इस जेल को भी साथ में निकालेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द DNA fragment or the desired DNA fragment along with gel, that is called illusion। जब हम यहाँ से इसे सेपरेट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। देन उसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, अगर हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, इल्यूशन से हमें क्या मिल गया, हमारा जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है। अब अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है तो अब हमें क्या करना होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो हम उसके लिए क्या करें, आइए उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं पीसीआर। जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें मिला, जो डिजायर्ड जीन मिली, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमें मिल चुका है। अब हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है जिससे कि हम डिजायर्ड प्रोटीन फॉर्म कर सकें जो हमें चाहिए, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका इस्तेमाल इंसुलिन बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल पर्टिकुलर एंजाइम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका यूज़ वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आइए, तो उसके लिए सपोज दैट हमारे पास कौन आ गया था, डीएनए फ्रेगमेंट आ गया। ये है हमारी जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया पीसीआर, क्या बोलते हैं इसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज actually replication of DNA, replication of DNA in lab conditions or in vitro। लैब कंडीशन में इसी डीएनए का क्या किया जाए, रेप्लिकेशन। मेरे पास एक इतना बड़ा डीएनए, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई इतना बड़ा डीएनए बन जाए, ऐसे करके बहुत बड़ा डीएनए बन जाए, ऐसे करके बहुत बड़ा डीएनए बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होगा क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एक स्पेशल टाइप ट्यूब में होता है ये प्रोसेस, पूरा का पूरा स्पेशल ट्यूब, जिसे कौन सा ट्यूब बोलते हैं, एपेंडोर्फ ट्यूब। क्या बोलते हैं, एपेंडोर्फ ट्यूब बोलते हैं।
अभी अपेंड ऑफ ट्यूब कैसी होती है, तो आइए जरा देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अपेंड ऑफ ट्यूब का। ये इसका ढक्कन है यहाँ पे, ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड अपेंड ऑफ ट्यूब। ऐसी करके एक अपेंड ऑफ ट्यूब होती है, जिसे स्पेशल ट्यूब कह रहे हैं, जिस जगह पर क्या हुआ, पीसीआर अकर होगा, पीसीआर। अब पीसीआर होने के लिए कुछ प्रोसेस है या कुछ जरूरी मटेरियल क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो पीसीआर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा और क्या चाहिए, टेम्परेचर। इसके अलावा और क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए, जैसे जो डीएनए इन विवो कंडीशन में, दैट मीन्स इन सेल में, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए से डीएनए बना रहे थे, उस जगह पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो यूज हो रहा था किसमें, इन विवो कंडीशन में, इसका मतलब लिविंग कंडीशन में। बट हम कर रहे हैं इन विट्रो कंडीशन में, इन लैब कंडीशन में, तो वहां पर ये यूज नहीं होगा। वहां पर ये यूज क्यों हो जाता था, क्योंकि वहां पर डीएनए फ्रेगमेंट को डिटैच करने के लिए जो फ्रेगमेंट होते हैं, दैट मीन्स ये डबल स्टैंडर्ड है। इस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड है। अगर इसे अनकॉइल्ड करूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, इन दोनों के बीच ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इन विवो कंडीशन में ऑटोमेटिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ये क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे। ये कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाते थे, जिसे हम फोर्क बोल रहे थे, ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन अब कहां पर, हमारे इन विट्रो कंडीशन में तो ऐसा नहीं है। तो क्या करें अब हम, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर देना होगा। तो अल्टीमेटली पीसीआर के कुछ प्रोसेस हैं। पहला डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और सेपरेट दी स्ट्रैंड्स। इन स्ट्रैंड्स को क्या करना, सेपरेट करना। कौन से वाले, ये जो किस से किस उसमें है डायरेक्शन, 3' to 5' और 5' to 3'। इसके किसमें है, ये सीक्वेंस में है। इस तरीके से एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और इनको क्या करना, अलग करना, कि एक दूसरे से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से चिपके हुए हैं, इनको अलग कर देना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे टूटेंगे, ये टूटेंगे कब, जब हाई टेम्परेचर होगा। क्या होगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना, 94 to 98 डिग्री सेल्सियस। किसी बुक में 95, 92, 93 ऐसे करके वैरी दे रखा है, तो मैंने आपको 94 to 98 लिख दिया है। इट्स इजी, अगर इसके बीच में आता है तो वही आपका आंसर होना चाहिए। डीनेचुरेशन पहला हो गया। दूसरा है एनीलिंग। अनीलिंग, ये अनीलिंग क्या है, तो अभी हमने देखा न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एंजाइम चाहिए, और हमें एक और चीज चाहिए थी यहाँ पर, जिसे हम बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं, प्राइमर। अभी प्राइमर क्या है, प्राइमरी एक्चुअली छोटे से स्ट्रैंड हैं, सिंगल स्ट्रैंड है, जहां पर न्यूक्लियोटाइड है, वो भी किसके, एंटी पैरेलल है, किसके, इसके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम अटैच करेंगे किधर, 3' एंड पर। सपोज दैट ये रहा डीएनए का फ्रेगमेंट, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये 5' to 3' एंड है। तो हम उसको ऐड करेंगे, जो प्राइमर है वो कुछ प्राइमर कुछ इस तरीके से है, जिसके ऊपर ये एंटी पैरेलल, किसके,
इनके यहाँ पर जो 3' एंड पर है वो एंटी है, तो इसको हम ले जाकर यहाँ पर अटैच करा देंगे। स्मॉल फ्रेगमेंट है तो इसके बाद यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, राइट। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए तो यहीं पर इसी प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग, द अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एट द 3' एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। ये जो था, जो सेपरेट हमने ऐसे करके कर दिया था, ये जो डीएनए था, ये वाला जो डीएनए हमने सेपरेट कर दिया था, तो उसके बाद ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए, ये दोनों के दोनों डीएनए एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। टेम्पलेट का मतलब इन्हीं को देखकर नए डीएनए फॉर्म होंगे, एब्सोल्युटली सेम टू सेम, इन्हीं के जैसे कॉपी में। तो समझेंगे अब जरा, तो कुछ इस तरीके से हुआ। तो एनीलिंग प्रोसेस में कुछ ये होता है, एंड देन आता है एक्सटेंशन। ये 52 to 54 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ये इस टेम्परेचर पे होता है। दूसरा एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 72 to 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। अब ये एक्सटेंशन क्या है, यहीं पर एक एंजाइम आ जाएगा जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करता है। वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है क्यों, क्योंकि वो जो एंजाइम है वो हमें एक ऐसे बैक्टीरिया से मिलता है जो बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स मतलब जहाँ पर उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अप्रॉक्स ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी वर्क करता है। मैंने क्या बोला, एक ऐसा बैक्टीरिया जो एक ऐसा एंजाइम फॉर्म करता है और उसका एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वर्क करता है। एक्चुअली उसकी जो एफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी इसी टेम्परेचर पर वर्क करती है। इस टेम्परेचर पे दैट मीन्स वो रेप्लिकेट करता है 150 पर सेकेंड, 150 न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर पर सेकेंड, इतना रेप्लिकेट करता है। अगर 1 सेकेंड में इतना कर रहा है तो 10 सेकेंड में कितना करेगा, 1500। अगर 10 सेकेंड में इतना कर रहा है तो 20 सेकेंड में कितना करेगा, 3000। अगर 20 सेकेंड में 3000 कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, मतलब 9000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और इस तरीके से ये बहुत ही तेजी से, सॉरी मैंने बोला यस 9000, और इस तरीके से अगर ये वर्क करता है तो हाफ एन आवर, 1 से 2 घंटे में ये बिलियंस ऑफ कॉपी बना देता है। क्या बना देता है, बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार कर देता है, किसकी, इसी डीएनए फ्रेगमेंट की। तो अब मैं बात करने वाला हूँ उस एंजाइम के बारे में। इसके बारे में मैंने क्या बताया, बहुत सिंपल सी बात है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये एक्चुअल में रेप्लिकेशन है डीएनए का, वो भी इन विट्रो कंडीशन, किसी लैब में। कहाँ होता है, वो एपेंडोर्फ ट्यूब में जो ऐसी होती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ खास चीज़ें चाहिए। पहले तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एंजाइम चाहिए और प्राइमर्स चाहिए। आपने देखा न्यूक्लियोटाइड का काम क्या है कि न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर इसके सामने अल्टरनेट चिपक जाएंगी और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी। ऐसे करके क्या बन गया, ये पूरा का पूरा डीएनए बन गया। एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइमर्स के बारे में आपने समझ लिया, दैट इज कॉल्ड एनीलिंग। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब एक पॉइंट और सुन लेते हैं इसके बारे में। मैंने जिस एंजाइम के बारे में आपसे बात की है वो एंजाइम है कौन सा, उस एंजाइम को बोलते हैं हम टैक पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। याद रखना, टैक पॉलीमरेज एंजाइम, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। और ये जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक बैक्टीरिया से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। कहाँ रहता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहता है। अगर हम बात करें तो 75 to 79 डिग्री सेल्सियस तक इसकी बेस्ट एफिशिएंसी रहती है।
कितनी रहती है भाई, मैंने अभी जस्ट बताया 150 बेस पेयर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना, तो 2 सेकेंड में इसका जस्ट डबल। इसी तरीके से लगातार और बढ़ता जाता है। जैसे अगर टेम्परेचर की बात करें तो 85 टू अगर 80, अगर 80 टू 90 की बात करें तो यही जो बेस पेयर हैं वो कुछ कम हो जाते हैं, और 90 टू 95 की बात करें या 98 की बात करें तो यही बेस पेयर लगभग कितने हो जाते हैं, 100, दैट मीन्स 1000 बेस पेयर हो जाते हैं पर 10 सेकेंड में। दैट मीन्स 1 सेकेंड में 100, इन 1 सेकेंड 100, 1 सेकेंड में 100 बेस पेयर फॉर्म कर देता है ये। तो ये थर्मस एक्वेसिकस के बारे में बात की थी हमने कि थर्मस एक्वेसिकस से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है उसका? टेक पॉलीमरेज एंजाइम। और यही काम करता है पॉलीमराइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर ही ये काम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम जाता है तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, जितना चाहें उतना। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब दो इसके अलावा बात आती है कि सर एक ही एंजाइम है? नहीं, और भी कई सारे एंजाइम है। उससे पहले ये समझ लो जो पीसीआर टेक्निक है ये ऑटो प्रोसेस है। ऑटो प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तो होता रहता है। कैसा प्रोसेस है? ऑटो प्रोसेस है। लेकिन ऑटो प्रोसेस तो है, लेकिन जब हम इस जो अपेंडोफ ट्यूब है उसमें मटेरियल का हम फ्रेश जो यूज्ड मटेरियल है उसे बाहर निकालते जाएं और फ्रेश मटेरियल ऐड ऑन करते जाएं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल पीसीआर के बारे में इतना समझ आया। हम यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में और बात करेंगे। ये जो पीसीआर है इसको इन्वेंट करने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैर्नी म्यूलिस। इंपॉर्टेंट है, 1983 में इसने इसको इन्वेंट किया और 1993 में ही गॉट अ नोबेल प्राइज। इसको क्या मिल जाता है? इसको मिल जाता है नोबेल प्राइज। क्या मिल जाता है? नोबेल प्राइज। इसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। आई होप क्या मिल जाता है इसे? नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो आज का ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास था, बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और जिस टॉपिक की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए उसे सॉल्व आउट करके आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।